अभी तक हमने ये देखा कि जो चार्जिंग आईसी से जो लाइन निकल रही है ना, अगर वो लाइन स्पेशली आपके बैटरी टर्मिनल पर आ रही है, ये आप देख सकते हो। सैमसंग में इसको कहा जाता है वी बैटरी। ठीक है जी, ये वी बैटरी जो है ना, बाकी फोनों में हमने देखा है कि इसके पॉजिटिव लाइन को कहा जाता है वी बैट, लेकिन सैमसंग में इसको कहा जाता है वी बैटरी। आज हम सैमसंग के क्लास में है ना, तो ये लाइन जो सीधी आपकी बैटरी टर्मिनल के पास आ रही है ना, तो इस लाइन को अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे इसका एक डिवाइडर सर्किट बना के लिखा हुआ है वीबेट एडीसी। देख रहे हो ना? आज के इस क्लास में आप लोगों ने देखा कि इस फोन में मैंने आप लोगों को पहले के क्लासेस में बताया था कि हमारे मोबाइल फोन में बैटरी के करंट को जो है ना चेक करने के लिए एक करंट सेंस रेजिस्टर लगाया जाता है। कुछ फोनों में वो पॉजिटिव के लाइन में होता है, कुछ फोनों में वो नेगेटिव के लाइन में होता है, कुछ फोन ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दो रेजिस्टर लगे होते हैं। स्पेशली मीडियाटेक में हमने देखा कि इन्फिनिक्स टेक्नो में ये बहुत ज्यादा होता है। अगर कुछ फोनों में हमें कहीं पर भी बोर्ड में करंट सेंस रेजिस्टर देखने को नहीं मिलता, तो जिस फोन में हमें करंट सेंस रेजिस्टर देखने को नहीं मिलता तो उसका मतलब ये होता है कि या तो वो चार्जिंग आईसी के अंदर उसका फंक्शन है, या फिर आपका जो है ना बैटरी के अंदर ही लगा हुआ है। ये तो क्लियर है ना सबको? इस पर हमने एक डिटेल से बात की थी। लेकिन आज अगर हम इस सैमसंग के फोन में देखें तो इसमें ना बैटरी में है ना चार्जिंग आईसी में है, क्योंकि करंट सेंस रेजिस्टर की कोई लाइन हमने देखी ही नहीं इस पूरे सैमसंग के सर्किट में। आप लोगों ने इस पूरे सर्किट में देखा कहीं पर भी? चलो हम वापस जाते हैं एक मरतबा चार्जिंग आईसी के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें और वापस चार्जिंग आईसी तक आ जाए तो अभी देखो भाई, इस पूरे आईसी में आपको कहीं पर भी करंट सेंस नेगेटिव पॉजिटिव की कोई लाइन देखने को नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CSNS, लेकिन ये दोनों लाइन खाली है। देख रहे हो ना? तो यहाँ पे करंट सेंस रेजिस्टर गया कहाँ पे? समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपका करंट सेंस का जो काम है ना, करंट सेंस का क्या काम होता है? ताकि वो आपके बैटरी को, यानी बैटरी में कितना वोल्टेज है, क्योंकि आपके बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो एनालॉग शेप में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। तो उस वोल्टेज को ये करंट सेंस रेजिस्टर उसका सैंपल लेके फ्यूल गेज को भेजता है। फ्यूल गेज उसी वोल्टेज को, जो कि एनालॉग वोल्टेज होता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और उसी डेटा को सीपीयू में ट्रांसफर करता है, और सीपीयू उसी डेटा को प्रोसेस करके आपका परसेंटेज निकालती है कि भाई आपके फोन में अभी कितना परसेंट चार्ज है, तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है। तो सैमसंग ने यहाँ पे एक काम किया कि भाई एक लगाना पड़ता है एक करंट सेंस रेजिस्टर लगाना पड़ता है, तो उसकी दो लाइनें हो गई। फिर फ्यूल गेज सिस्टम को लगाना पड़ता है, चाहे चार्जिंग आईसी में लगाओ, चाहे कहीं पर भी लगाओ, पावर में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, फ्यूल गेज की एक पूरी सर्किट बनानी पड़ती है, उसके लिए मुख्तलिफ लाइनें होनी चाहिए। फिर उसके बाद वही डेटा सीपीयू के पास ट्रांसफर होता है और सीपीयू के बाद मेमोरी के पास ट्रांसफर होता है, मेमोरी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके स्क्रीन पर दिखाता है। तो सैमसंग ने क्या किया? सैमसंग ने एक ऐसा किया कि आपकी इसी बैटरी का एक डिवाइडर सर्किट बना के एक वोल्टेज का एक एनालॉग फॉर्म लेके उसको सीपीयू के अंदर एक सेक्शन में भेज दिया, जिसको कहा जाता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और उस सेक्शन में क्या होता है, ये आपके इसी एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल शेप में कन्वर्ट करके उसके परसेंटेज का अंदाजा लगाती है कि अभी इस टाइम पे आपके बैटरी में कितना परसेंट चार्ज। बात समझ में आई? यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे दो रजिस्टर लगी हुई, एक ये और एक ये, और ये लाइन अभी आपकी जा रही है कहाँ पे? तो अगर आप इसको नेक्स्ट करके देखोगे ना, तो देखो भाई ये लाइन आ रही है, यहाँ पे एक एडीसी सेक्शन है। इस एडीसी सेक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो आपके एफ थर्मल, यानी आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेसर का थर्मल है, ये लाइन भी इधर आ रही है, बेट थर्मल की लाइन भी इधर है, वीबेट एडीसी की लाइन भी इधर है, चार्जिंग थर्मल भी इधर है, टीआर थर्मल भी इधर है, पी डिटेक्शन भी इधर है, डब्ल्यू लेन थर्मल भी इधर है, और ये सेक्शन का नाम है एडीसी। इसका काम होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो ये सैमसंग ने एक नया चीज किया यहाँ पे, हालांकि बाद में सैमसंग ने इसको वापस रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। लेकिन कुछ फोनों में आपका इस तरीके का कुछ सर्किट आया था, जो कि आपको कुछ फोनों में इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? अच्छा जी, अभी देखो अगर हम इसको अपने एनिमेशन से देखें तो हमने यहाँ पे देखा भाई
कि सबसे पहले जो होता है वो हमारा वोल्टेज, यहां से मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं, फिर से देखो भाई, यहां से मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो चार्जिंग होता है सबसे पहले वो ओवीपी आईसी से निकला, ये अभी हमने देखा, ठीक है जी। ओवीपी से निकलने के बाद ये लाइन जो है ना, इसमें से कुछ कैपेसिटर लग गए फिल्ट्रेशन के लिए, इस पर भी हमने बात की डिटेल से, ठीक है जी। फिर यही लाइन आपकी इस आईसी के C10 नंबर बोल, J6, J7, K6 और K7 नंबर बोल के साथ ये लाइन अटैच हो गई। इस लाइन में इसी जो वीबस की लाइन है, यहां से एक और लाइन निकल रहा था जिसका नाम था वीबस डिटेक्शन की, शॉर्ट डिटेक्शन की। और शॉर्ट डिटेक्शन के लिए ये आपके आईसी के A3 नंबर बोल से जाके मिला। इस पर भी हमने बात की कि क्यों यह इस तरीके से होता है, क्योंकि इसका काम होता है कि कहीं पर भी आपके आईसी में शॉर्ट डिटेक्ट हो गया तो ये जाके सीधा चार्जिंग आईसी को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे शॉर्ट डिटेक्ट हो गया है, वो अपने स्विचिंग सर्किट को बंद कर देगी। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा कि जब भी आईसी में कोई भी आईसी और उसमें वोल्टेज इनपुट हो जाए तो सबसे पहले बनता है पीएमआईडी। पीएमआईडी हर फोन में, हर चार्जिंग आईसी में एक कैपेसिटर होता है जो कि बाहर लगा होता है, और चार्जर लगाने पर अगर आप पीएमआईडी पर चेक करोगे तो आपको पूरे 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। और ये आपके लिए एक डिटेक्शन पॉइंट भी है। दो तरीके के फोन हमारे पास रिपेयर करने के लिए आते हैं, दो तरीके के फोन। एक फोन अगर आपके पास कोई कस्टमर आए और आपको कहे कि सर मेरा फोन है और इसने चार्जिंग लेना बंद कर दिया, मुकम्मल चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो अक्सर औकात हम कस्टमर से पूछते हैं ना कि कहीं पर दिखाया था। तो अगर कोई कस्टमर आपको कहे कि नहीं कहीं पर नहीं दिखाया था तो उसको आप बिल्कुल स्टार्ट से चेक करो। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आया और आपको कहे कि सर ये फोन है मेरा चार्जिंग नहीं कर रहा है, बाकी फोन बिल्कुल ऑन है, और इस फोन को मार्केट में मैंने 2-3 जगह पे भी दिखा दिया लेकिन फिर भी फोन चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको चार्जिंग बेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, सब बोर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग स्टेप मत चेक करो, मेन बोर्ड पे मत, क्योंकि आपसे पहले जिन कारीगर को दिखाया था तो वो भी तो काम करने वाले थे, बेसिक के काम तो सारे उनने चेक किए होंगे। तो आपने क्या करना है, टाइम बचाने के लिए मोबाइल फोन में चार्जर लगाओ और चार्जर लगाने के बाद सीधा चार्जिंग आईसी के पीएमआईडी जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे पूरे 5 वोल्ट चेक करो। अगर यहाँ पे आपके 5 वोल्ट बन रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि कंफर्म आपका जो है ना सब कुछ ओके है, यहां तक चार्जिंग बेस से लेके यहां तक आपका पूरा सर्किट ओके है। लेकिन अगर यहां पे 5 वोल्ट नहीं बन रहे तो आप फिर वापस रिवर्स से स्टार्ट करो, चलते जाओ, आईसी का इनपुट चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, चलते जाओ। बात समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूं, क्लियर है? तो आपका पीएमआईडी अगर बन गया तो आपके ये चीज क्लियर हो गया कि चार्जिंग बेस ओके, सब बोर्ड ओके, लॉन्ग स्टिप ओके, B2B कनेक्टर ओके, मेन बोर्ड में 5 वोल्ट आ रहा है, ओवीपी आईसी ओके, और आपके इनपुट है ना ये भी परफेक्ट मिल रहा है। क्योंकि BQ आईसी में तो आप साइड पर चेक कर सकते हो जो पिन वाली आईसी होती है पीजीए, लेकिन बीजीए आईसी में, ये बॉल वाली आईसी में तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर को रख के चेक नहीं कर सकते। हो सकता है आपका फोन गिरा हो और ये वाले बोल्ट उकड़ गए हो तो चार्जिंग तो इधर आईसी के अंदर कनेक्ट ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए ये आपके लिए एक टेस्ट पॉइंट भी बन गया पीएमआईडी। क्लियर हो गया? इसके बाद पीएमआईडी बनने के बाद सबसे पहले जो आपका आउटपुट बनता है वो बनता है स्विचिंग। किसी भी फोन में चेक करो आपका सबसे पहले बनेगा स्विचिंग। और स्विचिंग में क्या होता है, स्विचिंग में आपका वोल्टेज रेगुलेट होके कम हो जाता है। इसको हमने इनपुट में दिया था 5 वोल्ट, लेकिन रेगुलेट होके ये क्या हो गया 3.7 टू 4.2 वोल्टेज हो गया। और इसी लाइन में आपको देखने को मिलेगा एक कॉइल जो कि 95% फोनों में ये 1 माइक्रो हेनरी का होता है। कितना होता है? 1 माइक्रो हेनरी का होता है। तो याद रखो अगर आपके पास कोई फोन आ जाए और कल को इसका कॉइल किसी ने उखाड़ के फेंक दिया है ना, तो आपको ये जरूरत नहीं है कि यार इसमें कितना एक वैल्यू का कॉइल था, किसी भी जगह से 1 माइक्रो हेनरी का कॉइल निकाल के यहाँ पे लगाओ, काम चलेगा। ठीक है जी। इसके बाद ये लाइन जो है ना, इसी लाइन में एक बूट कैप लगेगा, बूट कैप वहां पे उधर कनेक्ट होगा। यही लाइन 2 जगह पे जाएगी। एक लाइन आपकी जाएगी सीधा वीबेट सिस्टम यानी आपके पूरे लोड को चलाने के लिए, और एक लाइन आईसी के अंदर वापस जाएगी और बैटरी चार्ज करने के लिए वापस बैटरी की तरफ से निकलेगी। ठीक है जी। ये तो आपके बैटरी टर्मिनल तक गई ये लाइन। ठीक है, ये तो हमने पूरे चार्जिंग आईसी में भी ये चीजें देख ली। क्लियर है ना? अभी देखो भाई आपकी बैटरी का जो है ना, बैटरी को ये चार्जिंग आईसी सेंस भी करेगी कि बैटरी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो इसको सेंस करने के लिए आपके मेन वीबेट लाइन से एक वोल्टेज लेके इस लाइन के साथ कनेक्ट करके ये हो गया आपका बेट सेंस और ये आपका हो गया ग्राउंड सेंस।
तो मतलब आपकी बैटरी को तो सेंस कर लिया कि बैटरी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, लेकिन अब भी आपका जो है ना बैटरी में कितना परसेंटेज है, तो इसके लिए इसी प्लस लाइन के बीच में एक डिवाइडर सर्किट बना के सीपीयू के पास डेटा भेज दिया, जिसको हम कहते हैं एडीसी सर्किट, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एक सर्किट होता है जो कि आपके एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसका अंदाजा लगाती है। बात समझ में आई? सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों ने यहाँ तक बहुत कुछ इससे सीख लिया होगा कि सैमसंग में ये इस तरीके का भी एक सर्किट होता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम बाकी की जो लाइनें बच गई है इस पर बात करते हैं कि ये लाइनें किस चीज के लिए होती है, कौन सी लाइन से कौन सा प्रॉब्लम आता है, कहाँ से आता है, तो इन सारी लाइनों पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना?